यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल के ऊपर बातें करेंगे और प्रीलिम्स स्किल में जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक दो किसी सब्जेक्ट के पूछ लिए, फिर एक दो किसी सब्जेक्ट के, इस तरीके से। तो वहाँ पे तो मिक्सअप होता है। अगर आप मिक्सअप तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे तो कुछ खास स्किल डेवलपमेंट का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं, या आप कुछ खास स्किल्स नहीं डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आप तुरंत तुरंत चेंज हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप, जब स्किल डेवलपमेंट की बात हो, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीखते हैं क्वेश्चंस को, तो इससे होगा क्या, आप समझ पाएंगे कि एक सब्जेक्ट को लेकर, उसके टॉपिक्स को लेकर यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर डीप होती चली जाएगी। उसके बाद अगर एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखेंगे भी, तो वो चाहे मिक्सअप क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपकी सारी प्रैक्टिस आपके आंखों के सामने घूमने लगेगी और वो आपकी हेल्प करेगी ये समझने में कि इस पर किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपको किस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग, आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को लेकर चल रहे हैं, उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पे स्किल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। और आपसे मैंने कहा था कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। तो अभी हम 2019 के क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में मैं फिर से आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि देखिए, स्किल डेवलपमेंट का काम ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उस बेस पर आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का काम ये है कि अगर आप पढ़ा हुआ भूल गए हैं, या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है उस टॉपिक को, फिर भी कैसे अपने समझ के आधार पर जो आपने नहीं भी पढ़ा है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का, देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था किनके बीच में, इंडियन बैंक्स के बीच में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या है। ये देखकर आपको साफ लगेगा कि आपको इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या अगर नहीं भी पता है तब भी सॉल्व कर सकते हैं। है क्या, देखिए, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। क्रेडिटर मतलब आप जानते हैं, उधार देने वाला, पैसा देने वाला। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों पैसे देते हैं, दोनों उधार देते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किया है, मतलब आपस में एग्रीमेंट किया है। तो बस इस समझ के आधार पर कि जो पैसे देने वाले हैं ऊपर, उन्होंने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया है, क्या सिर्फ इस शब्द के समझ के आधार पर, आइए देखते हैं इसे सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। पहला, कि क्या पर्पस है, पर्पस ढूंढना है हमें। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज perennial burden of fiscal deficit and current account deficit। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर पर हमेशा बर्डन बना हुआ रहता है, किस चीज का, फिस्कल डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट आप जानते हैं कि कमाई कम हुई, खर्च ज्यादा हो गया, तो पैसे का डेफिसिट हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट।
और करेंट अकाउंट डेफिसिट कि इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, तो ये जो ज़्यादा पैसा बाहर भेजना पड़ा, पैसा आया कम, तो ये डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो कह रहा है कि इसको, ये जो दोनों डेफिसिट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसको कम करना इसका पर्पस है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अब देखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर दूसरों के जो सर का बोझ है वो कम करने में अगर लग जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वो नुकसान में नहीं चले जाएंगे? और अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते क्यों हैं, आप ये बताइए। उनका तो काम है उधार देकर प्रॉफिट कमाना। वो तो प्रॉफिट के बिना चल ही नहीं सकते, पैसे के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। और ये अगर दूसरों का बोझ लेने लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप जानते हैं कितना कितना डेफिसिट होता है, तो आपको क्या लगता है बैंक फेल नहीं हो जाएगा? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल नहीं हो जाएंगे? दुनिया भर के नॉन परफॉर्म एनपीए इनके सर पे चढ़ जाएंगे, पैसे वापस आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके का रिस्क आपको क्या लगता है ये लोग ले सकते हैं कि जो खुद बिना पैसे के नहीं चल सके वो दूसरे का पैसा ले रहे हैं? वो क्या सोचेंगे? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या करती है, लोन वेवर कर दिया, किसानों का लोन माफ कर दिया, उसका लोन माफ कर दिया, उसका लोन माफ कर दिया। और अगर बैंक वगैरह ये सब चीज जो गवर्नमेंट करती है इसका बोझ अपने सर पर लेने लगे, तो आपको लगता है कि बैंक सब चल पाएगा? बैंक तो 2 ही दिन में उनका हालत बुरा हो जाएगा, वो बैठ जाएगा बैंक। तो ये तो नहीं कर सकती बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दूसरे का बोझ, अपने दूसरे का घाटा जो है वो अपने अपने सर पर ले ले, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट में ही चलना होगा, प्रॉफिट के बिना वो चल नहीं सकते। तो घाटे का सौदा तो वो नहीं कर सकते। एक समझ तो ये जो है इंटरक्रेड। अब और दूसरा एक और सवाल देखिए कि अगर कोई आपस में एग्रीमेंट करता है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है घाटा करने के लिए काम करता है कि घाटे की भरपाई करेंगे, कि या कि आपस में मिलकर और ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे मिलकर? तो इसको देख के तो लगता है कि तो नुकसान में जाने वाले हैं, और ऐसा नुकसान में जाने वाला एग्रीमेंट वो क्यों करेंगे? तो ये तो पर्पस नहीं हो सकता। उस आधार पर ये तो गया। To support the infrastructure projects of central and state government, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, ब्रिज हो गया, आप जानते हैं कि इनको बनाने में कितना रिस्क होता है, और प्लस रिटर्न भी तुरंत नहीं आते। कब प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, कब उससे पैसे आने शुरू होंगे। और कई प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए फेल हो गए, अब रोड बनाया वो फेल हो गया, तो उससे टोल क्या आएगा? तो इनमें बहुत रिस्क होता है। तो आपको क्या लगता है ये लोग रिस्क लेने वाला एग्रीमेंट करेंगे? कभी भी ऐसा काम करेंगे? ये भी नहीं हो सकता है। To act as independent regulator in case of applications for loans of amount 50 crore or more, कि अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन ले रखा है किसी ने, तो उस केस में जो है ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में काम करेंगे। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, आप बताइए क्या दो लोग मिलकर कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? और कितने सारे बैंक्स हैं, कितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपस में मिल अगर दोनों रहेंगे, तो इसमें तो बहुत सारे हैं। तो अगर बहुत सारे एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वो इंडिपेंडेंट होके सोच पाएंगे? सबका अपना अपना मत होगा, सब अपने तरीके से सोचेंगे। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कि अलायंसेस बनाए जाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या कोई सिंगल आदमी फैसला ले सकता है? सबका सुनना पड़ता है, और अगर सबका सुनना पड़ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? अगर इस बेस पर आप सोचेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत लग रहा है। दोनों मिलके इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये भी गया। To aim at faster resolution of stressed assets of 50 crore or more which are under consortium lending, कि जो 50 करोड़ और उससे अधिक के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। स्ट्रेस्ड एसेट मतलब जो कि खतरे में है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा,
तो उसका जो है फास्टर रिजोल्यूशन, मतलब कि जल्दी से जल्दी इसको कैसे निपटाया जाए, कैसे इन पैसों को लाया जाए, इसके लिए ये इसका एम है, इस इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का ये एम है। और विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग। कंसोर्टियम मतलब कि संघ बनाकर। अब देखिए, दो लोग मिलेंगे तो आपस में गठबंधन तो होगा, संघ तो बनेगा। तो चलिए, संघ बन रहा है। और दूसरा क्या, कि जल्दी से जल्दी निपटाया जाए जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं, जो खतरे में हैं, जो एसेट 50 करोड़ और अधिक से, उनका जल्दी से निपटारा किया जाए, उनको वापस बुलाया जाए। तो आप देखिए, क्या इससे फायदा नहीं होगा कि जो उनका खतरे में पड़ा हुआ है, दोनों मिलकर उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहते हैं। और आप बताइए, जो हमने शुरू में बात की थी कि दोनों मिलकर एग्रीमेंट करेंगे तो प्रॉफिट के लिए ही करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और साथ में ये भी है कंसोर्टियम लैंडिंग, कि एक साथ मिलकर इन्होंने लोन दिया हुआ है, कंसोर्टियम के रूप में दिया गया है, तो दोनों उसी को एक साथ मिलकर निपटाना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिर्फ सिर्फ देखिए, शब्द के आधार पर हमने इसको ढूंढ के निकाल लिया, मैच कर रहा है। कहीं भी ऐसा लगा कि हमें किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है या इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, यही स्किल डेवलपमेंट का काम है। अगर आपने पढ़ा भी होता मान लीजिए, तो इन दोनों में आप फंस जाते, क्योंकि देखिए, यहाँ भी 50 करोड़ और मोर है, यहाँ भी 50 करोड़ और मोर है। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्किल के बेस पर सोचते हैं, तो बड़े आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और वो भी सही सही। यहाँ तक कि पढ़े हुए चीज़ों में भी जो कन्फ्यूज़न होती है, उसको भी आप मिटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर आगे मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।